नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो विस्तार का काम तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन पुराने भोपाल में अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट अब विकास और आस्था के बीच एक नई बहस का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। जिन इलाकों से मेट्रो की सुरंग गुजरने की योजना है, वहां मौजूद कुछ कब्रिस्तानों को लेकर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है। दूसरी तरफ बीजेपी इसे तकनीकी मजबूती और शहरी विकास से जोड़कर देख रही है, जबकि कांग्रेस इस मुद्दे पर संवाद और आपसी सहमति से समाधान निकालने की बात कह रही है। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए खास रिपोर्ट। पुराने भोपाल की तंग गलियों और घनी आबादी के बीच अब मेट्रो की रफ्तार पहुंचने वाली है। शहर में चल रहे मेट्रो विस्तार के अगले चरण में कई हिस्सों में अंडरग्राउंड लाइन बिछाई जानी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने विरोध को लेकर कहा कि आधुनिक तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि जमीन के काफी नीचे बनने वाली मेट्रो लाइन से किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। उनका कहना है कि कब्रों की गहराई सीमित होती है, जबकि मेट्रो टनल उससे कई फीट नीचे बनाई जाती है। उन्होंने दिल्ली की मिसाल देते हुए कहा कि वहां भी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के नीचे से मेट्रो गुजर चुकी है और किसी प्रकार की समस्या सामने नहीं आई। बीजेपी इस पूरे मामले को विकास और तकनीकी भरोसे से जोड़कर देख रही है। मैं मुसलमानों को ये बता देना चाहता हूं कि समझिए कि दिल्ली की भी जब मेट्रो चली तो जामा मस्जिद के नीचे से उसको निकाला गया है। वहां जामा मस्जिद को कोई खतरा नहीं हुआ। तो कोई भी मस्जिद 5 फीट गहरी होगी, 7 फीट गहरी होगी, 10 फीट गहरी होगी, ये तो 20-30 फीट गहरी से कोई मस्जिद कब्रिस्तान को खतरा नहीं है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार को इस मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि किसी भी समाज को विकास से दिक्कत नहीं होती, जरूरत सिर्फ संवाद और भरोसे की होती है। ऐसे में अब निगाह इस बात पर टिकी है कि सरकार तकनीकी दावों और सामाजिक भावनाओं के बीच संतुलन कैसे बनाती है, क्योंकि पुराने भोपाल में मेट्रो का ये सफर सिर्फ निर्माण का नहीं बल्कि विश्वास कायम करने की भी बड़ी चुनौती बन गया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि भोपाल की जनता और सभी लोग बड़े समझदार हैं। उनसे बैठ के बातचीत की जाएगी, उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सब मान जाएंगे। सवाल डायलॉग का है, डायलॉग करना चाहिए। कोई भी विकास के खिलाफ नहीं जाएगा, ये पूरी संभावना है। भोपाल ने हमेशा विकास को तरजीह दी है और इसीलिए भोपाल आज मध्य प्रदेश और देश के बड़े शहरों में हर आदमी यहाँ आके बसना चाहता है। पुराने भोपाल में मेट्रो का ये प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर योजना नहीं बल्कि विकास, आस्था और संवाद के बीच संतुलन की परीक्षा बनता जा रहा है। एक और तकनीक और शहरी विकास की रफ्तार है तो दूसरी ओर सामाजिक भावनाएं और स्थानीय आपत्तियां भी सामने हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार इन दोनों पक्षों के बीच भरोसे की मजबूत डोर बना पाएगी? फिलहाल सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि ये परियोजना आगे किस रास्ते पर बढ़ती है और क्या विकास की रफ्तार सभी को साथ लेकर चल पाएगी। तो चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देता हूं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही हिमानी सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और थोड़ी देर में भूपेंद्र सुलेरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत माफ कीजिएगा, भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दुर्गेश केसवानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर पर स्क्रीन पर जरूर वो दिखेंगे, लेकिन दुर्गेश से शुरुआत आपसे कर रहा हूं। अब मेट्रो के इस रास्ते में आस्था, संवाद, आपत्ति, तमाम तरह के इस तरह से रेजिस्टेंस और बैरियर नजर आ रहे हैं। कैसे रास्ता साफ होगा मेट्रो का? दुर्गेश जी। तो जो विकास की इबारत हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिखी है और भविष्य में जो मेट्रो की जरूरत पड़ने वाली है पूरे भोपाल में, तो उसको लेकर, विकास को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। और जो लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, एक लॉजिक सी बात है, उनको ये बताना चाहिए कि कब्र कितने फुट तक उठती है। ये तो बहुत नीचे से उठ जाएगी। और जब विकास के लिए तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है इसमें
कि विकास को अवरुद्ध न करते हुए चाहे कोई भी धर्म स्थल हो, उनको सबको हमने अपने हिंदू धर्म स्थलों को कितना पीछे किया है, कितनी जगह शिफ्ट करने का काम किया है। विकास के नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और सरकार निश्चित रूप से उसको काम कर रही है। अब जो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, उनके पास एक रास्ता ये भी था कि वो प्रदर्शन न करके बात करने के आते, पर वो बात न करते हुए प्रदर्शन करके ये दिखाने लगे। और ये मुझे लगता है कि नहीं, ये बात तो कांग्रेस भी कर रही है कि आप लोगों ने भी संवाद करने की कोशिश नहीं की, आपने भी भरोसे में लेने की कोशिश नहीं की, आपने उन लोगों को भी अपने भरोसे में नहीं लिया कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, देखिए, भरोसे में जिनको दिक्कत है उनको उनसे बात करनी चाहिए थी, मेट्रो के अधिकारियों से। पूरे इतने समय से ये सब चीजें चल रही हैं, मेट्रो चालू हो गई, उसके बाद इस चीज को विरोध करना मुझे लगता है कि इसका कोई औचित्य नहीं है और उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। बहुत जैसा आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी ने कहा कि वो बहुत नीचे से जाएगी मेट्रो और दिल्ली में भी हो चुका है, तो मानना चाहिए उस बात को। ठीक है, हिमानी जी, क्या दिक्कत है कांग्रेस को? क्योंकि अब देखिए ना, तकनीकियों को आधार बनाकर यह काम किया जाएगा, किस पर भरोसा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर या भारत की तकनीकी पर? किस तरह की भरोसे की उम्मीद आप लोग मांग कर रही हैं? किस तरह की संवेदनशीलता की मांग कर रही हैं? अब इससे ज्यादा भरोसे में क्या लिया जाए कि कोई नुकसान नहीं होगा, ये बात तो कहा जा रहा है। हिमानी जी, मुझे समझ में नहीं आया कि आपके पैकेज में भी मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी। ये सवाल क्यों पूछा आपने कि कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कांग्रेस को तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत तो हमने तब भी नहीं करी जब मेट्रो को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद किटी पार्टी और बर्थडे पार्टीज के लिए ओपन कर दिया गया, क्योंकि आप ऐसा रूट प्लान नहीं कर पाए 2026 तक भी कि जिसमें 100 यात्रियों से ज्यादा आप बुला पाए हों। और यहाँ बात सिर्फ समायोजन की है, बात को मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि एक मेट्रो जैसा विकास वाला प्रोजेक्ट जिसके बारे में हमारे अगर बात करूं तो इंदौर में भी खुद जो वरिष्ठ नागरिक थे, जो गणमान्य नागरिकों के साथ मीटिंग्स हुई, तो उन लोगों के सभी चीजों का जो उनकी समस्याएं थी या जो उनके मन में शंकाएं थी अंडरग्राउंड को लेकर या जो ऊपर से जानी है उसको लेकर, उनकी शंकाओं के समाधान किए गए और वो किए गए। लेकिन यहाँ पर सांप्रदायिकता का रंग देना, ये रामेश्वर शर्मा वही है ना जिनको वंदे मातरम अच्छी तरीके से याद नहीं है, पर जब भी कोई सांप्रदायिकता का मुद्दा आता है तब सबसे पहले हर चैनल पर इन्हीं की बाइट सुनाई देती है, सबसे पहले बोलते हैं ये। तो मेट्रो जैसी चीज को भी ये लोग सांप्रदायिकता के रंग में रंगने के लिए इन चीजों को मुद्दा बनाते हैं। वरना जो भी कोई प्रोजेक्ट होता है, आप कहीं कोई हाईवे निकलवाइए, चाहे कोई भी चीज कीजिए, जहां वहां के लोग जिन लोगों को इसमें ऐसा क्या नजर आया हिमानी जी प्रभावित होने वाला होता है, उनके साथ इस मसले संवाद की स्थिति हमेशा से खुद भारतीय जनता पार्टी ने भी कई बार ऐसा काम किया है। मैं इंदौर की बात कर रही हूँ, इंदौर में कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है। सुनिए ना, संवाद कायम करना बहुत जरूरी चीज होती है, इंदौर में भी किया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसी चीजों के लिए बैठे ही रहते हैं कि कैसे भी कोई सांप्रदायिक रंग दिया जाए और चीज को जो है पूरे प्रदेश की नजरों में। इस अंडरग्राउंड मेट्रो मसले में कहां आपको सांप्रदायिक रंग दिख रहा है? सांप्रदायिक रंग तब होता है जब रामेश्वर शर्मा ये बात कहते हैं कि कब्रिस्तान के ऊपर से मेट्रो जाएगी। वो तो कह रहे हैं जामा मस्जिद के नीचे से मेट्रो गई। सुन लीजिए, तो उस बात का भी क्लियरिफिकेशन दीजिए कि आपने पूछा कांग्रेस को क्या समस्या है। आपको पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि हिमानी जी समस्या है, मुझे बताइए कि आपको क्या लगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ जिस भरोसे की बात पीसी शर्मा कह रहे हैं, क्या विपक्ष की ये जिम्मेदारी नहीं है हिमानी जी की जनता को भरोसे में लाया जाए उन तमाम बिंदुओं को रखकर कि कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होगा? सर, विपक्ष की जिम्मेदारियां आपने याद दिला दी। जो बना रहा है, हम एक मतलब विपक्ष में रहते हुए जिम्मेदारी ले लें, आप हर चीज का क्रेडिट आप लें और बहुत ही विनम्र स्वर में पीसी शर्मा जी का जो मैंने आपके चैनल पर ही बयान सुना, उसमें मैंने सुना कि कोई संप्रदाय जो है विकास का वो नहीं होता, सब समझदार है, सब आगे आएंगे, बस आप उनसे संवाद कीजिए और उनको समझा दीजिए। अब इसमें क्या दुर्गेश जी एक छोटा सा रिएक्शन, फिर भूपेंद्र जी आपके पास आता हूं। दुर्गेश जी जवाब आप दीजिए, क्योंकि मैं जवाब दूंगा तो हिमानी जी कहेंगे मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो गया हूं। दुर्गेश जी आप जवाब दीजिए, छोटा सा रिएक्शन जो हिमानी जी कह रही है। बहुत कुछ तो आप कह चुके। राहुल गांधी जी की विद्यालय की छात्र है, वो कहीं की कहीं का रोआ बोरियत सी होती है। आप अब थोड़ा नया पढ़ के आइए या फिर नई पीढ़ी को आने दीजिए। अगर आपको नया कुछ बोलने को नहीं, हिमानी जी सुनिए उनको। दुर्गेश जी छोटा सा रिएक्शन जल्दी दीजिए, मुझे भूपेंद्र जी के पास भी जाना है। दुर्गेश जी अब अपनी बात रखिए। आप कभी पाठशाला गए हैं?
दुर्गेश जी, हिमानी जी, दुर्गेश जी को बोलने दीजिए, तब तो कुछ नई बात कहेंगे ना, सुनिए उनको। दुर्गेश जी कैसे समझाएंगे लोगों को? संवाद की बात हो रही है, भरोसे की बात हिमानी जी भी कर रही हैं। देखिए, संवाद की बात तब आती है जब आप प्रदर्शन न करते हुए आप ये करते, आप लगे रहे प्रदर्शन करने में, आप लगे रहे इन बातों में, राजनीतिक वो ढूंढने में। अरे हम तो माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करते हैं। जिनको दिक्कत थी तो पहले उनको बात करनी चाहिए थी। कितने सालों से सर्वे हो रहा था, सब चीजें हो रही थी, तब ये कहाँ थे? अब ये सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बात करना मुझे लगता है कि ये जायज नहीं है। जनता के हित के, जनहित के जब काम होते हैं तो हमारे भी कितने ही धर्म स्थल को शिफ्ट करने का काम किया गया, हमारी भावनाएं जुड़ी थी उन धर्म स्थलों से, तो उसके बाद हमने भी विकास को प्रेफरेंस दी। पर कांग्रेस इसी तरह की एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाला दल है और आज वो उनके पक्ष में खड़े होकर बात करने का काम कर रहा है। बात इसकी थी, अब कबर कितने फुट खिंचती है नीचे, आप वो बता दो, ये कितने फुट नीचे से जा रही है ये देख लो। तो पूरी की पूरी सब चीजें ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए और एक दिन के लिए हम कैसे छप जाएं, दिख जाएं, उसके लिए एक काम है। बाकी विकास की जो राह है उसमें अगर जो भी रोड़ा आएगा उसको हटाया जाएगा। ठीक है भूपेंद्र जी, आपका रुख करता हूं, फिर हिमानी जी आपके पास लौटता हूं, जवाब दीजिएगा। भूपेंद्र जी, क्या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अब सामाजिक सहमति सबसे बड़ी चुनौती हो गई है? क्या मतलब अब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पब्लिक कंसल्टेशन एक मॉडल को अनिवार्य रूप से डालना होगा, तब जाकर ये तस्वीरें साफ होंगी, या इस तरह के सवाल नहीं उठेंगे जो इस वक्त भोपाल से उठ रहे हैं? भूपेंद्र जी देखिए, विकास किसी समुदाय का नहीं होता है, विकास सार्वभौमिक होता है, सारे राष्ट्र के लिए होता है। और विकास की अवधारणा एक नैरो कैच पे नहीं रखी जा सकती। देखिए, हमने चाहे आप मुस्लिम कंट्रियों के देख लें, ईरान, इराक में बहुत सी मस्जिदें तोड़ी गई और उन मस्जिदों को इसलिए क्योंकि वहाँ रोड निकालना था, विकास के कार्य होने थे। तो ये राजनीति के रूप में कभी भी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लेकिन बात ये है कि विकास अगर किसी का कहा जाए कि ये इस धर्म का हो रहा है, इस धर्म का नहीं हो रहा है, विकास तो देश का हो रहा है। और तकनीक क्या होती है, नवीनतम आती है और उस हिसाब से करना पड़ता है। अब ट्रांसपोर्टेशन, आबादी बढ़ रही है तो ट्रांसपोर्टेशन के नए आयाम देखने पड़ेंगे, सरकार देख रही है। अब बात यही रही कि राजनीति करने की। देखिए, किसी भी धर्म की आस्था एक बिल्कुल वाजिब है, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन विकास के लिए आप उसको नहीं समझें और एक नरेटिव, एक विमर्श तैयार करने की कोशिश करें, वो गलत है। देखिए, सरकार संवेदनशील होती है और सरकार इस चीज को संवेदन लेना भी चाहिए संज्ञान में कि किसी की भी आस्था और विश्वास को जड़ रखा जाए, उसको कभी भी उसके आस्था और विश्वास के जो चिन्ह हैं उनके लिए। लेकिन जहाँ विकास की बात है और उस चीज को क्लियर समझना भी चाहिए कि जिस तरह से, क्योंकि वो अंडरग्राउंड जा रही है और 30 फुट नीचे से ही जाती है, तो ये सब चीजें, लेकिन तब भी लोग एक नया विमर्श तैयार करने की कोशिश करते हैं। मैंने तो हमेशा ये देखा है कि विमर्श आते हैं इस तरह से क्योंकि एक सत्ता पार्टी विकास करने की कोशिश करती है और दूसरे लोग चाहते हैं कि उसका से मिले, तो इस तरह से होता है। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाए, लोग एक साथ, लोग मिलके साथ। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर इनकी एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही हैं, मेट्रो एजेंसी है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन एक मेट्रो एक संस्था है जो कि एक निकाय है, उस निकाय में जो कर्मचारी होते हैं वो उनके स्तर पे उनको एक संवाद करना चाहिए। और मुझे तो लगता है 7-8 महीने पहले एक संवाद हुआ था, क्योंकि जब उन्होंने सर्वे किया था और ये आया भी था कि उस समय वहाँ के क्षेत्र के विधायक ने कहा, ये विरोध किया था, तो उन्होंने समझाया भी था कि नहीं, ये यहाँ से आपकी कब्रों के नीचे से नहीं, उस तरह से आपको कोई क्षतिगत नहीं होगा, और उस तरह से, तो उस तरह से उनको समझना चाहिए। लेकिन बात वही है कि जिस तरह, और इसमें जुडिक्शन के बहुत से डायरेक्शन आए हैं, कई जगह आए हैं। मैं जब लोगों ने जिस तरह से मामले उठाए हैं तो लोग, सरकार और विरोधी लोग जुडिक्शन पे गए हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए हैं और उन्होंने डायरेक्शन दिया कि विकास के लिए अगर कहीं पे भी उस तरह की स्थिति है तो उसको सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको अवरोधों को अलग करे और विकास की नई परिसीमा तैयार करे। अब रही बात ये कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री, उन्होंने संवाद की बात कही है, तो ये बात सही है। लोकतंत्र में एक संवाद एक बहुत बड़ी हेल्थी प्रक्रिया है, लेकिन इससे पहले भी संवाद हुआ है जो मेट्रो के जो डायरेक्टर और जो मैनेजमेंट ग्रुप है, लेकिन उस चीज को मानना भी तो चाहिए। संवाद कहाँ किया जाए? संवाद वहीं होगा
जहां लोग उसको सुनना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, उसकी टेक्निकल पॉइंट को भी, उसकी आस्था और सब चीजों को। तो संवाद भले 2 ग्रुप के बीच में और 4 ग्रुप के बीच में होता है, लेकिन उसका निष्कर्ष वही निकलेगा कि जब उस चीज को क्लियर आप समझेंगे, उसकी सापेक्षता को समझेंगे, उसकी निष्पक्षता को समझेंगे, और विकास किसी भी, मैं पुनः कहना चाहूंगा, किसी भी व्यक्ति विशेष समुदाय का नहीं होता, ये राष्ट्र की मूल अवधारणा का है। उसमें सब लोग की सहभागिता होती है और सारे लोग उसके श्रेय के हकदार होते हैं, क्योंकि वह सरकार जरूर उसका, क्योंकि उस समय सरकार होती है जो जिस दल की, लेकिन वो जनता का विकास है, जनता का पैसा है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए तो जो भी विपक्ष भी है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि उस पहलू को सकारात्मक रूप से। तो ये मामला इतना बड़ा नहीं है और मुझे लगता है कि ये मामला बिल्कुल भूपेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हिमानी जी, भूपेंद्र जी भी कह रहे हैं कि मामला इतना बड़ा नहीं है जितना बनाया जा रहा है, लेकिन आप लोग सहमति की बात कर रही हैं, तो क्या ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर जब अलग अलग समूह की आपत्तियां आएंगी तो आपको नहीं लगता है कि विकास कार्य नहीं हो पाएंगे सही से? और बात जो संवाद की भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि संवाद वहां सार्थक हो पाएगा ना जहां लोग समझेंगे, सुनेंगे। रंग देकर इस चीज को जबरदस्ती बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। भूपेंद्र जी ने भी सेम लाइन बोली कि संवाद की स्थिति बनती है। मैंने इंदौर का उदाहरण दिया आपको कि इंदौर में संवाद की स्थिति बनी, और यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कांग्रेस की सरकार नहीं है, यहाँ भी बीजेपी के वही लोग आए थे, संवाद किया उन्होंने, और हमारा मेट्रो का वो खुल गया। हमेशा केसवानी जी हर डिबेट में डायलॉग मिलते हैं, ये राहुल गांधी के पाठशाला की विद्यार्थी है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सभी जो बैठे किसी न किसी पाठशाला के विद्यार्थी है, सिवाय आपके अलावा सब पाठशाला गए हैं। तो ये समझने की जरूरत है, जो उनकी लैंग्वेज से सुना आपने कि रोड़े हटाए जाएंगे, तो ये दिक्कत की बात है। जो आप पूछ रहे थे ना कि क्या परेशानी है, परेशानी इस तरह की भाषा से है, इस तरह की लैंग्वेज से है। जैसा कि भूपेंद्र जी ने बोला कि सभी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जनता के द्वारा चुने होते हैं और जनता उनको चुनती है, तो उनसे उम्मीद करती है कि वो उन्हें समझाएंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ राघवेंद्र जी आपको, कि बोरिंग में हमारे घर में पानी की आवक थोड़ी कम हो रही थी, तो हमें उसने सजेस्ट किया कि नीचे एक छोटा सा ब्लास्ट करेंगे जिससे थोड़ा सा पानी की आवक आपकी बन जाएगी। तो मुझे उसमें बहुत सारी संशयाएं थी कि घर के नीचे एक छोटा ब्लास्ट होगा, उसमें घर धस सकता है, ये हो सकता है। फिर उसने मुझे आके समझाया कि उस ब्लास्ट की डेंसिटी क्या होगी, ये होगा, और हमने वो प्रोसेस किया। तो अगर किसी के मन में इस चीजों को लेकर कोई शंका होती है तो उन शंकाओं को जो आपके पास जो पाठशाला गए हुए लोग हैं उनको बिठाकर थोड़ा सा संवाद करके उनको टेक्निकल चीजें समझा दी जाए। पीसी शर्मा जी ने भी बोला कि सब कोई संप्रदाय विकास का वो नहीं है, सब करवाएंगे, आप समझा। समय हमारे पास कम है। अभी भूपेंद्र जी ने भी यही बोला, सभी को ये बोल रहा है, इवन रामेश्वर शर्मा ने भी यही बोला। लेकिन इस तरह की भाषा सिवाय केसवानी राहुल गांधी की पाठशाला मैंने बोला तो उनको हमारे कांग्रेस नेत्री को बुरा लग रहा है। दुर्गेश जी को सवाल उठ रहे हैं ना, जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आप लोग क्यों नहीं एक पूर्ण विराम वाला जवाब दे देते हैं? आस्था और विकास के बीच संतुलन बनाने की भी जिम्मेदारी सरकार की है, बात भूपेंद्र जी भी कह रहे हैं और यही सवाल उठ रहे हैं। ये संतुलन कैसे बनेगा विकास और आस्था के बीच? आपके राजकीय नेता हैं वो, और उनकी बात को अगर उनको बुरा लग रहा है तो अब आप भी देखेंगे उनकी पार्टी में स्वीकृति कितनी है उनकी। पाठशाला जो कांग्रेस ने बनाई है उनका उपयोग करो, अगर चाह सकते हो तो प्रौढ़ शिक्षा वाले। दुर्गेश जी समय नहीं हमारे पास, दुर्गेश जी, हिमानी जी सुनिए उनको, सुनिए मुद्दे से मत बताइए। हिमानी जी मुद्दे से मत बताइए। दुर्गेश जी बुरा लग रहा है राहुल गांधी। अरे छोड़िए ना पाठशाला की बात, मेट्रो की बात कर रहे हैं, भोपाल के विकास की बात कर रहे हैं, आप लोग पाठशालाओं में लगे हुई हैं। दुर्गेश जी, हिमानी जी शांत हो जाइए, हिमानी जी शांत हो जाइए। समय जाया कर रही हैं आप, हमारा समय जाया कर रही हैं। विकास के लिए जरूरी है वो। दुर्गेश जी, आस्था और विकास के बीच संतुलन करने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। इस संतुलन को किस तरह से सरकार बनाएगी और फिर किस तरह से मेट्रो की रफ्तार जो है वो नजर आएगी भोपाल में? देखिए, सब जब पहले सर्वे हुए हैं, सबसे बात हुई है, ये कांग्रेस और जो कांग्रेस विशेष वर्ग की राजनीति करती है, ये उसकी बात है। ये कभी हिंदू, कभी इतने सारे हिंदू धर्म इसका लटे, कभी इन्होंने कांग्रेस में आवाज उठाई क्या? ये तो हमेशा से ही बोलते आए कि वो वर्ग के लिए सब पाठशालाओं के छात्र बड़े ही अनुशासन में रहते हैं। हिमानी जी हो जाए, पीसी शर्मा जी हो जाए, राहुल गांधी जी हो जाए, ये सब वो एक उस वर्ग की बात करती है। विकास से इनका कोई नाता नहीं है, विकास इनको भाता नहीं है और इनका कोई नाता नहीं होता।
ये देखिए आप किस तरह से डिबेट खराब करने में लग गई समझ में हैं। आती है जिनके सहारे से इनकी बात जो सुनी, घसीटते जा अगर रहे मैं हैं इनको अपनी राहुल गांधी से जोड़ रहा हूँ तो इनको बड़ा लग रहा है। बिना यही हाल पूरे देश का है। बोझ बने हुए बैठे हुए हो बिना बात। ये इसी तरह की बात करेंगी। चलिए बस ये मुद्दे इसी मुद्दे तरह की की बात बात करेंगे। करेंगे। दुर्गेश जी समय हमारे पास नहीं है। दुर्गेश जी और हिमानी जी, आप दोनों को मैं रोक रहा हूं, इस तरह से समय जाया हो रहा है चर्चा के बीच में, आप दोनों को रोक रहा हूं, लेकिन सवाल अभी बरकरार है। दुर्गेश जी की आस्था और विकास के बीच संतुलन बनाते हुए कौन सी और कैसी तस्वीर भोपाल से सामने आएगी? संवाद की बात हो रही है, आपत्तियां जताई गई हैं। सरकार किस तरह से इस पूरे मसले को देखती है, क्या कुछ बातचीत करती है, नहीं करती है, देखने वाली जरूर बात होगी। फिलहाल इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए भूपेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, हिमानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दुर्गेश जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।